हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। सो अगर आप DSSS नर्सिंग ऑफिसर, राजस्थान CHO या फिर किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट के लिए नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। सो इस वीडियो में आपको मैं करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जो क्वेश्चन आपको वो हिंदी में एक्सप्लेन किए जाएंगे इस वीडियो में, और कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपने संपर्क करना है 9876371788 पे। आज के सिनेरियो में जितने भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं तो उनमें से मोस्ट ऑफ द जो केसेस होते हैं उनका जो कॉज ऑफ डिजीज़ होता है वो होता है साइकोसोमेटिक। ठीक है, साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं उस केस में मेंटल हेल्थ नर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है पेशेंट्स के वेलफेयर के लिए। तो एज अ मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपको जितने भी इश्यूज होते हैं मेंटल हेल्थ के साथ एसोसिएटेड उनको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन आपका है, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज ऑफन इम्प्लीकेटेड इन मूड डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन। तो तनाव जैसे मूड डिसऑर्डर के साथ कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर एसोसिएटेड होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसे रसायन होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो ब्रेन के अंदर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, इस करके उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा सेरोटोनिन। जो सेरोटोनिन है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं, एंड इट ट्रांसमिट द सिग्नल इन द ब्रेन। इट प्ले क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग मूड, एपेटाइट, स्लीप एंड अदर साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो मतलब जो सेरोटोनिन है उसका इफेक्ट हमारे मूड के ऊपर पड़ता है, हमारी भूख यानी कि एपेटाइट के ऊपर, स्लीप यानी कि नींद के ऊपर, एंड जो और भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, जो हमारे बॉडीली फंक्शन होते हैं उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, और जो हमारे मेंटल फंक्शन होते हैं उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं उसमें सेरोटोनिन का बहुत रोल रहता है। हम कह सकते हैं कि जितना सेरोटोनिन का लेवल कम होगा उतना जो व्यक्ति है वो डिप्रेशन में होगा। इसी कारण जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस दी जाती हैं पेशेंट्स को जो डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं, तो उनको जो मेडिसिन देते हैं उनकी क्लास ऑफ ड्रग होती है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, दैट इज SSRI। जो ये क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं SSRI, ये ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करती है और व्यक्ति को यानी कि पेशेंट को डिप्रेशन से बाहर लेके आने का जो रोल है वो प्ले करती है। तो कुछ ड्रग्स के आपको नाम पता होना चाहिए जो SSRI कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है और इसमें क्या पर्पस रहता है वो ड्रग्स यूज़ करने का जो एंटीसाइकोटिक होती हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इट रिड्यूस साइकोटिक सिम्टम्स। ठीक है, जो साइकोटिक सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं बीमारी के, तो उसको कम करने के लिए एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस दी जाती हैं। तो अब इस क्वेश्चन में से और बहुत सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, जैसे कि एंटीसाइकोटिक सिम्टम कौन से होते हैं, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस कौन सी होती हैं, और स्किज़ोफ्रेनिया क्या है और इसकी टाइप्स कितनी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत सारे जो आने वाले वीडियोज़ में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल मेरे ऐप OCDC एजू पॉइंट के ऊपर अवेलेबल है, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं बहुत ही वाजिब फीस देकर। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे आपसे पूछा जाए कि साइकोटिक सिम्टम होते क्या है, तो साइकोटिक सिम्टम रेफर टू अ रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर दैट इंडिकेट अ डिस्कनेक्शन फ्रॉम रियलिटी। मतलब ऐसे सिम्टम, ऐसे लक्षण बीमारी के जो ये इंडिकेट करते हो कि जो व्यक्ति जो पीड़ित है वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो ऐसे सिम्टम्स को हम साइकोटिक सिम्टम्स बोलते हैं। और ये सिम्टम साइकोटिक डिसऑर्डर के साथ एसोसिएट होते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स। However, psychotic symptoms can also occur in other medical conditions। मतलब क्या हुआ कि जो साइकोटिक सिम्टम होते हैं वो मेंटल इलनेस के साथ साथ और जो ऑर्गेनिक बीमारियां होती हैं, जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, उसके साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो ये सिम्टम है जो सब्सटेंस इंड्यूस स्टेट में भी हो सकते हैं। अब सब्सटेंस इंड्यूस्ड का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कोई नशा करते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं, उनमें भी साइकोटिक सिम्टम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
When caring for a patient with bipolar disorder during the manic phase, which nursing intervention is most appropriate? अब इसका अर्थ ये हुआ क्वेश्चन का कि जब एक नर्स बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति की केयर करती है ड्यूरिंग द मैनिक फेज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये बीमारी होती है बाइपोलर डिसऑर्डर, नाम से क्लियर है, बाइपोलर मतलब दो, तो इसमें दो फेजेस होते हैं, एक मैनिक फेज होता है और एक डिप्रेसिव फेज होता है। तो इस केस में नर्स को सबसे अच्छी जो इंटरवेंशन है वो क्या करनी चाहिए? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग अ क्वाइट एंड कामिंग एनवायरनमेंट, मतलब जो सूदिंग एनवायरनमेंट होता है वो पेशेंट को प्रोवाइड करना है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है? फॉर्मरली इसको मैनिक डिप्रेसिव इलनेस के नाम से भी जाना जाता था, एंड इट इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम मूड स्विंग। इसमें एक व्यक्ति जो पीड़ित होता है उसमें मूड स्विंग्स होते हैं। एक बार उसको एपिसोड ऐसा होता है कि वो एक्साइटेड स्टेट में होता है जिसको हम मेनिया बोलते हैं, और एक बार वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी और जो ड्यूरेशन होती है वो वेरिएबल हो सकती है पेशेंट टू पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 4, विच असेसमेंट फाइंडिंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैनिक अटैक? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी असेसमेंट है, कौन सी ऐसी जांच है जो उस व्यक्ति में पाई जा सकती है जो पैनिक अटैक से पीड़ित हो? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, हाइपर वेंटिलेशन। मतलब जब किसी व्यक्ति को पैनिक अटैक होता है तो उसमें हाइपर वेंटिलेशन देखी जाती है। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब बेसिक क्या होता है कि डीप और रैपिड ब्रीदिंग होती है, बहुत तेज़ी से ब्रीदिंग होती है, और इस केस में पेशेंट के अंदर जो CO2 का लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, वो ड्रॉप कर सकता है ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे आपको जो बाकी ऑप्शन देगी है उसके बारे में पता होना चाहिए। हाइपरटेंशन का मतलब होता है जब BP पेशेंट का नॉर्मल से ज़्यादा करंट रहता हो कॉन्टीन्यूसली, तो उसको हम हाइपरटेंशन से पीड़ित व्यक्ति बोल सकते हैं। ब्रेडिकार्डिया का अर्थ होता है डिक्रीज्ड हार्ट रेट, जब हार्ट रेट अपने नॉर्मल से कम रेट पे बीट करता तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और ब्रेडिकार्डिया का जो अपोजिट होता है दैट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया, TACHYCARDIA, टैकीकार्डिया होता है इंक्रीज्ड हार्ट रेट। क्वेश्चन नंबर 5, अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज प्रिस्क्राइब्ड अ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI. What information should the nurse provide to a client regarding this medication? अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो एक क्लाइंट है और इस क्लाइंट को एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन दी गई है जिसकी क्लास ऑफ ड्रग है SSRI, दैट इज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो उस केस में नर्स को उस पीड़ित व्यक्ति को जिसने मेडिसिन लेनी है उसको क्या बताना चाहिए? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, मतलब इस केस में नर्स के द्वारा उस पीड़ित व्यक्ति को ये बताना चाहिए कि उसको पोटेंशियल है सेरोटोनिन सिंड्रोम होने का। अब सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो गया। सेरोटोनिन सिंड्रोम इज पोटेंशियली सीरियस कंडीशन होती है दैट कैन अकर व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ सेरोटोनिन इन द ब्रेन। जब नॉर्मल लेवल से ज़्यादा लेवल हो जाएगा सेरोटोनिन का तो उसको सेरोटोनिन सिंड्रोम बोलते हैं। तो ऑलरेडी मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो SSRI होती हैं ये करते क्या है, ये सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं ब्रेन में। सो ऐसी कौन सी ड्रग्स आती हैं जो SSRI क्लास में होती हैं? तो इसका एग्जांपल आपके पास है फ्लॉक्सिटिन, सर्ट्रालिन एंड प्रोक्सिटिन। तो जब किसी भी तरह की इनमें तीनों में से कोई मेडिकेशन आप पेशेंट को दे रहे हो तो उसको सेरोटोनिन जो सिंड्रोम है वो हो सकता है, तो ऐसा आपने उस क्लाइंट को अवेयर करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रेपो विद अ क्लाइंट डायग्नोस्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया? एक क्लाइंट जिसको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी पाई गई है, मतलब डायग्नोज हो चुका है, तो उसके साथ कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हुए आपने थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करनी है जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, एम्पैथी। अब एम्पैथी क्या होता है उसकी भी हम बात करेंगे। सो एम्पैथी क्या है कि इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन। दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स को समझना, उसके साथ शेयरिंग करना, तो ये होता है एम्पैथी। इट इन्वॉल्व नॉट ओनली रिकॉग्नाइजिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग समवन एल्सेस इमोशंस बट ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अ डिग्री ऑफ इमोशनल रेजोनेंस विद दीज फीलिंग्स। मतलब इस केस में सिर्फ रिकॉग्नाइज या कॉम्प्रीहेंड नहीं करना होता दूसरे की फीलिंग्स को, लेकिन उसको साथ साथ में ये भी देखना होता है कि वो कितनी ज़्यादा इमोशनल रेजोनेंस की डिग्री उसके साथ एसोसिएटेड है और उसको भी एक्सपीरियंस करना होता है।
सो एम्पथी इज़ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एंड सोशल स्किल। जो एम्पथी है वो एक मेंटल हेल्थ नर्स में, एक साइकोलॉजिस्ट में या एक काउंसलर में एक साइकोलॉजिकल एंड सोशल स्किल होती है विच प्ले क्रूशियल रोल इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्या हुआ कि जो इंटरपर्सनल क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको इंटरपर्सनल रिलेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार करना, और सोशल अंडरस्टैंडिंग होता है समाज की समझ रखना। तो इन तीनों में एम्पथी का बहुत क्रूशियल रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अ नर्स इज कंडक्टिंग एन इनिशियल असेसमेंट ऑफ क्लाइंट विद जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। GAD की फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाती है। GAD स्टैंड फॉर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। विच असेसमेंट फाइंडिंग्स कॉमनली एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन। अब इसका अर्थ ये हुआ कि एक नर्स जो इनिशियल असेसमेंट कर रही है किसी क्लाइंट का, और वो क्लाइंट जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित है, तो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग है जो GAD के साथ एसोसिएटेड होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एक्सेसिव वरिंग, कि ऐसा व्यक्ति जो GAD से पीड़ित होगा वो बहुत ज़्यादा चिंता करेगा। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एक कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव एंड परसिस्टेंट वरी। मतलब इस केस में जो पीड़ित होता है वो एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा चिंता करता है, और वो चिंता लगातार करता है, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। और जो ये चिंता होती है विदाउट स्पेसिफिक कॉज होती है, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी ट्रिगरिंग इवेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एंजाइटी में रहता, तो इस कारण इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्लाइंट विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD एक मेंटल इलनेस है, इज स्ट्रगलिंग विद कंपल्सिव हैंड वॉशिंग। मतलब इसमें क्या होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो बार बार हाथ धोता है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इस केस में नर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या कर सकती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, अलाउ द क्लाइंट टू वॉश हैंड एज नीडेड टू रिलीव एंजाइटी। तो इस केस में नर्स के द्वारा उस व्यक्ति को, पीड़ित को हाथ धोने के लिए आज्ञा देनी चाहिए ताकि वो अपनी एंजाइटी से रिलीफ ले सके। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट विद स्किज़ोफ्रेनिया, नर्स नोट द प्रेजेंस ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशन, व्हाट एक्शन शुड द नर्स प्रायोरिटाइज। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो एक क्लाइंट है वो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है, और नर्स ने उसके अंदर कुछ ऑडिटरी हेलुसिनेशन को नोट किया है। तो हेलुसिनेशन का मतलब होता है जब कोई सामने स्टिमुलस नहीं होता लेकिन फिर भी जो पीड़ित है वो रिएक्ट कर रहा है, तो उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। और ऑडिटरी का मतलब यहाँ पे है कि उसको कुछ सुन रहा है, यानी कि जो व्यक्ति है पीड़ित, उसको कुछ सुनाई दे रहा है लेकिन सामने कोई स्टिमुलस नहीं है। तो इस केस में जो नर्स है उसको क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए उस व्यक्ति को। तो आंसर है ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रिंग एंड एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। तो इस केस में नर्स के द्वारा उस व्यक्ति को एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जो है वो लगानी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट विद डिप्रेशन इंडिकेट अ नीड फॉर फर्दर असेसमेंट ऑफ सुसाइडल रिस्क। मतलब अगर कोई पेशेंट जो डिप्रेशन से पीड़ित है, तो अगर वो नर्स को निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट बताता है या बोलता है जिसके कारण नर्स को ये लगे कि उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती हैं और उसको फर्दर असेसमेंट की ज़रूरत है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, आई जस्ट कांट सी द वे आउट ऑफ दिस डार्कनेस, कि मुझे किसी इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। या फिर ऑप्शन बी है कि जो व्यक्ति है वो बोल रहा है कि मैं असहाय महसूस करता हूँ। ऑप्शन सी है, मेरा परिवार मेरे लिए समर्थन का एक बड़ा स्रोत है। एंड ऑप्शन डी है, मुझे हाल ही में सोने में परेशानी हो रही है, यानी कि उसको स्लीप डिसऑर्डर है। तो इन चार स्टेटमेंट में से, चार कथन में से जो पहला कथन है, आई जस्ट कांट सी द वे आउट ऑफ दिस डार्कनेस, तो ये ऐसा इंडिकेट करता है कि वो व्यक्ति सुसाइडल टेंडेंसी में हो सकता है, तो उसको फर्दर असेसमेंट की ज़रूरत है। सो ये थे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेंटल हेल्थ नर्सिंग टॉपिक। और कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप वीडियो PDF की फॉर्म में परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपने संपर्क करना है 9876371788 और 9569677123। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।